हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस तरह के आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक न्यू टॉपिक स्टडी करेंगे, जिसका नाम है फ्लोरीन। ठीक है? तो देखें, इस टॉपिक में हमने जो टोटल जो है पॉइंट जो स्टडी करने हैं वो हैं 20। और इसमें हम इसके एनालिसिस करेंगे कि ये किस तरह का होता है, इसकी डेफिनेशन देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है? और इसकी जो है प्रिपरेशन देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़, इसके कुछ रिएक्शंस, इसकी कुछ एप्लीकेशंस को देखने की कोशिश करेंगे। तो 20 पॉइंट्स में हम जो है इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जो फर्स्ट पॉइंट है, उस पॉइंट में जो है वो क्या कह रहा है हमें कि ये कार्बन की थर्ड एलोट्रोपिक फॉर्म है। ठीक है? तो कार्बन की ये थर्ड एलोट्रोपिक फॉर्म है, इसको हम बर्कमिंस्टर फ्लोरीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है? इसमें तकरीबन जो कार्बन होते हैं वो कितने होते हैं? 60। तो आई थिंक फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा कि कार्बन की थर्ड एलोट्रोपिक फॉर्म है और इसको हम बर्कमिंस्टर फ्लोरीन के नाम से जानते हैं। और इसमें कार्बन कितने होते हैं? 60। फिर इसके अलावा जो है दूसरे पॉइंट में वो कह रहा है कि इसकी जो रिजेम्बलेंस है, मुशाबियत है, बिल्कुल सॉकर बॉल की तरह की है। मतलब फुटबॉल की तरह की इसकी रिजेम्बलेंस है, मुशाबियत है। तो आया हमने अब इसका एनालिसिस किस तरह करना है, हमने क्या चेक करना है कि ग्रेफाइट में जो है फ्लोरीन मौजूद है या नहीं है। ठीक है? उसके लिए आपने काम ये करना है, आपने ग्रेफाइट पर लेज़र लाइट की इंटेंस पल्स गिरानी है या गुजारनी है। ठीक है? ग्रेफाइट पर लेज़र लाइट की इंटेंस पल्स जब आप गिराएंगे तो आपको जो है वेपोराइज्ड कार्बन हासिल होगा। उस वेपोराइज कार्बन को कैरी करने के लिए हम क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगे? हीलियम गैस इस्तेमाल करेंगे। हीलियम गैस उसको कैरी करके मास स्पेक्ट्रोमीटर की तरफ भेज देगी। ठीक है? मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या करेगा? कुछ पीक्स शो करेगा और जो हाईएस्ट पीक होगी वो किसको ज़ाहिर कर रही होगी? C60 मतलब फ्लोरीन को ज़ाहिर कर रही होगी। ठीक है? तो हम अंदाज़ा फिर लगा सकते हैं कि हमारे इस ग्रेफाइट में फ्लोरीन जो है मौजूद है। तो मैंने क्या कहा कि आपने ग्रेफाइट में से लेज़र लाइट की इंटेंस बीम गुजारनी है, इंटेंस पल्स गुजारनी है। ठीक है? उससे क्या होगा? हमें वेपोराइज्ड कार्बन हासिल होगा। ठीक है? अब इस वेपोराइज कार्बन को कैरी करने के लिए हीलियम गैस इस्तेमाल होगी। ठीक है? यही हीलियम गैस इस वेपोराइज कार्बन को कहाँ ले जाएगी? मास स्पेक्ट्रोमीटर में ले जाएगी। और मास स्पेक्ट्रोमीटर आपको जो है पीक्स शो करता है और जो हाईएस्ट पीक होती है वो पीक किसको ज़ाहिर करती है? वो इस चीज़ को ज़ाहिर करती है कि हमारे इस सैंपल में जो है कोबाल्ट मौजूद है और कितनी जो है परसेंटेज या अमाउंट तक वो मौजूद है। ठीक है? अब हम आते हैं इसके थर्ड पॉइंट की तरफ। वो कहता है जो फ्लोरीन होता है ये स्फेरिकल इन शेप होता है, जैसे आप समझे फुटबॉल है उसी तरह की इसकी शेप होती है। और जब फ्लोरीन का तज्जिया किया गया, ठीक है, C60 का जब तज्जिया किया गया, हमें ये पता लगा कि इसकी 32 सतहें, फेसेस जो हैं इसकी बॉल की तरह की होती हैं। ठीक है? 12 फेसेस पेंटागन की तरह की होती हैं। पेंटागन मतलब जिसकी 5 साइडें होंगी और 20 साइड जो है इसकी हेक्सागन की तरह की होती हैं। ठीक है? तो ये उसका जो उसने एनालिसिस किया है और फ्लोरीन का, वहाँ से इसको ये पता लगा कि इसकी 32 फेसेस बाल की तरह की होंगी। ठीक है? 12 फेसेस इसकी पेंटागन की तरह की होंगी और जो है 20 जो है इसकी जो फेसेस हैं ये किस की तरह की होंगी? हेक्सागन की तरह की होंगी। मैं आपको इसका एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। ठीक है? ये है फ्लोरीन, बिल्कुल फुटबॉल की तरह का है। इसमें अगर हम गहराई में जाएंगे, इसको गिनने की कोशिश करेंगे तो हमें जो है ये पॉइंट क्लियर हो सकता है
कि इसमें कितने जो है हेक्सागोन्स हैं या कितने पेंटागॉन्स हैं। ठीक है, हेक्सागोन मतलब वो फेसिस जिसकी 6 साइड्स हों, पेंटागॉन का मतलब वो फेसिस जिसकी जो है 5 साइड्स हों। फिर कहता है कि फुलरईन जो है सिर्फ C60 पर मुश्तमिल नहीं होता, इसमें और भी जो है मॉलिक्यूल्स कार्बन के मौजूद होते हैं। ठीक है, फ्लोरीन जो है इसमें C60 तो होगा ही होगा, इसके अलावा कार्बन एटम के दूसरे मॉलिक्यूल्स भी इसके अंदर मौजूद होंगे। ठीक है, अब देखें हमने इसमें चूँकि एक बॉल बन रही है, हमने ये देखना है कि ये बक बॉल, असल में ये बक बॉल क्या है, फ्लोरीन है। ठीक है, हम इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो कहता है कि जी आपने काम ये करना है, ग्रेफाइट को आपने इवेपोरेट कराना है इन दी एटमॉस्फेयर ऑफ हीलियम गैस, मतलब वही सेम बात कर रहा है। ठीक है, सेम बात वही कर रहा है जो मैंने आपको दूसरे पॉइंट में बताई कि ग्रेफाइट को हमने से हम के ऊपर जो है हमने कोई बीम गुजारी। ठीक है, हमें वेपराइज कार्बन हासिल हुआ। ठीक है, उसी वेपराइज कार्बन को मास स्पेक्ट्रोमीटर तक लेके जाने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल की गई, हीलियम गैस इस्तेमाल की गई। तो वही बात कर रहा है। ठीक है, तो कहता है इससे जो हमें 14% जो सूट हासिल होता है ग्रेफाइट को इवेपोरेट करने से, ग्रेफाइट को हमने इवेपोरेट किया, उससे हमें 14% सूट हासिल होगा। सूट मतलब धुआं हासिल होगा। ठीक है, तो उसमें जो है C60 भी मौजूद होगा, C70 भी मौजूद होगा। ठीक है, C70 के बारे में वो कह रहा है कि इसकी जो स्ट्रक्चर होता है थोड़ा इलोंगेटेड होता है, थोड़ा सा लेंथ में थोड़ा सा जो है डिफरेंट होगा, इलोंगेटेड होगा। ठीक है, लेंथ में बड़ा होगा। तो जब हम ग्रेफाइट को वेपोराइज करते हैं तो हमें 14% जो सूट हासिल होता है, धुआं सा हासिल होता है, उसमें C60 और C70 मौजूद होता है। फिर वो कहता है कि जी फुलरईन में और भी कार्बन के मॉलिक्यूल्स मौजूद हो सकते हैं, ये C60 है और यहाँ पे आपने C70 कर देना है। और इसके अलावा C76 भी मौजूद हो सकता है, इसमें C84 भी मौजूद हो सकता है। ठीक है, ये तो है हमारे पास बड़े बड़े जो हैं कार्बन की रिच गैसेस। ठीक है, जिसमें C60 आ गया, C70 आ गया, C76 आ गया, C84 आ गया। ये हैं कि क्या हैं, बड़े हैं। लेकिन स्मॉलेस्ट फ्लोरीन भी हम हासिल कर सकते हैं, जैसा कि C36। ठीक है, इसको हम आइसोलेट करवा सकते हैं और प्योरीफाई करा सकते हैं, और ये काम 1998 में किया गया कि हम ग्रेफाइट में से आइसोलेट करवा सकते हैं, प्योरीफाई करवा सकते हैं। किसको, C36 को। ठीक है, तो मतलब हम जो है ग्रेफाइट में से स्मॉलर फ्लोरीन भी जो है हासिल कर सकते हैं, और ये काम 1998 में किया गया। ये हमारे पास 9वां पॉइंट हो गया। ठीक है, फिर हम आते हैं इसकी तरफ कि स्मॉलर शेप जो मॉलिक्यूल होते हैं, जैसा कि हमारे पास ये है C36। C36 जो है कहता है ये ज़्यादा रिएक्टिव है लार्जर कज़न से, मतलब C36 जल्दी रिएक्शन में हिस्सा ले जाएगा किसके मुकाबले में, C60 के मुकाबले में, C70 के मुकाबले में, C76 के मुकाबले में और C84 के मुकाबले में। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं। जितना ज़्यादा पॉइंट्स को आप जहन में रखेंगे, आपको ये टॉपिक उतनी जल्दी तैयार होगा। ठीक है, आपकी बुक में जो है मुकम्मल उसने पेज जो है लिखा हुआ है, वहाँ पर कोई हेडिंग्स, कोई पॉइंट्स नहीं उसने दिए हुए, तो आप इसको हेडिंग्स की शेप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और पॉइंट्स की सूरत में लिखकर इसको समझ सकते हैं, साथ ही समझा भी सकते हैं अपने एग्जामिनर को। तो कहता है कि जी इन फ्लोरीन कार्बन एटम आर द कॉर्नर्स ऑफ ईच पॉलीगॉन। ये जो आपको मैंने शक्ल दिखाई थी, ठीक है, ये जो मैंने आपको शक्ल दिखाई थी, ये जो आपको कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये असल में क्या है, कार्बन एटम्स हैं, और इनके बीच में क्या है, बॉन्ड्स हैं। ठीक है, ज़्यादातर कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। ठीक है, कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं ये। तो मैंने कहा ये जो आपको कॉर्नर नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इन पॉलीगॉन्स में
जिसमें हेक्सागोन भी आ जाती है, पेंटागोन भी आ जाती है। ये कॉर्नर किसको ज़ाया करते हैं? कार्बन एटम को ज़ाया करते हैं। ठीक है, ये कॉर्नर भी कार्बन एटम को ज़ाया करेगा, ये कॉर्नर भी कार्बन एटम को ज़ाया करेगा। बीच में क्या होगा? कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका होगा। 11वां पॉइंट कहता है ये जो है बड़ी आसानी से मुख्तलिफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल हो जाते हैं। ठीक है, मगर डायमंड और ग्रेफाइट जो है हल नहीं होता। फ्लोरीन हल हो जाता है, फ्लोरीन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल हो जाता है, मगर ग्रेफाइट और डायमंड जो है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल नहीं होते। ठीक है, चूँकि ये उसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल हो जाते हैं तो हम इसको एक दूसरे से भी अलग करवा सकते हैं। ठीक है, फ्लोरीन्स के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम एक दूसरे से अलग करवा सकते हैं, और इसके अलावा इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी अलग करवा सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे ये सॉल्युबल है वहाँ पे हम इसको आइसोलेट भी करवा सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे में से, या फिर जब ये किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मिलेगा उस ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी हम इसको अलग करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थी इसकी प्रॉपर्टी। अगर आप गौर करेंगे इसकी प्रॉपर्टी थी सॉल्युबिलिटी के लिहाज से, तो आप एक प्रॉपर्टी की जो है हेडिंग यहाँ पर दे सकते हैं। फिर आते हैं इसके रिएक्शन की तरफ। वो कहता है मेटल एटम प्लेस इनसाइड अ बकी बॉल जनरेट अ मॉलिक्यूल कंप्लीटली इनक्लोज बाय अ कार्बन स्फीयर। ठीक है, मैंने क्या काम किया यहाँ पर इस बकी बॉल में, मैंने क्या काम कर दिया, मैंने मेटल एटम को प्लेस कर दिया। ठीक है, फ़र्ज़ कर लिया मैंने यहाँ कहीं सेंटर में जो है मेटल को प्लेस कर दिया। जब मैंने यहाँ पर मेटल को प्लेस किया तो इसको किस चीज़ ने इनक्लोज कर देगी, मतलब इस मेटल को कौन सी चीज़ इनक्लोज करेगी, कौन सी चीज़ को सराउंड करेगी, वो क्या होंगे? कार्बन एटम्स। चूँकि हर कॉर्नर पे क्या है? कार्बन एटम्स हैं। तो मेटल एटम को हम जो है जब यहाँ प्लेस करते हैं तो वो किसके थ्रू इनक्लोज हो जाती है? मेटल एटम इनक्लोज हो जाता है थ्रू कार्बन एटम्स। क्लियर? अब हम आते हैं आगे। कहता है फ्लोरीन जब पोटाशियम के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? K3C60 बना देता है, और यहाँ पे भी पोटाशियम के जो आयन हैं ये सेंटर में आ जाते हैं, और कार्बन एटम क्या करता है? उसको सराउंड कर लेता है, घेर लेता है। कहता है वेरियस फ्लोराइड्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप एज वेल एज टॉलाइन एंड DOP। तो DOP क्या है? असल में ये इम्प्योरिटी है, और आपकी बुक में जो है इसकी स्पेलिंग भी गलत लिखे हुए हैं। ठीक है, डाई ऑक्टाइल तो DO हो गया। ठीक है, PH वहाँ पे जो स्पेलिंग दिए हुए हैं वो है PHALATE। ठीक है, ये स्पेलिंग गलत है, आपने इसको ठीक कर लेना है, PHTHALATE। ठीक है, और आपने इसमें PH को जो है साइलेंट रखना है, और आपने बोलना है डाई ऑक्टाइल थैलेट। ठीक है, तो ये जो है फ्लोराइड्स में इम्प्योरिटीज़ के तौर पे मौजूद होती हैं। ठीक है, तो मतलब 16वें पॉइंट में जो आपको चीज़ वो बताना चाह रहा है वो ये है कि हमारे पास जो मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लोराइड्स होते हैं इसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वाले जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, और इसके अलावा टॉलोइन और जो है डाइऑक्टाइल थैलेट की इम्प्योरिटीज़ हमें जो है पाई गई हैं, मतलब इसमें मौजूद हो सकती हैं। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशन है, इसकी एप्लीकेशन जो है मटेरियल साइंसेस में है, जहाँ पे हम सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं, सुपर हार्ड फेस या पे सिंथेटिक डायमंड बनाते हैं, मसनूई तौर पर डायमंड बनाते हैं। इसकी एप्लीकेशन वहाँ पर है फ्लोराइड्स की। और इसके अलावा इसकी एप्लीकेशन कहाँ है? कहता है सिंथेटिक केमिस्ट्री में या फिर मेडिसिन में। ठीक है, जहाँ पे हम कैंसर की जो है थेरापी करते हैं, कैंसर ट्रीटमेंट में ये इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कह रहा है कि एट रूम टेम्परेचर जो है हमारे पास द फ्लोरीन मॉलिक्यूल इज़ इन सॉलिड C60 आर क्लोजली पैक्ड। ठीक है, तो कहता है रूम टेम्परेचर जो फ्लोरीन मॉलिक्यूल होता है
इसकी जो C860 जो है एटम्स होते हैं ये क्लोजली पैक होते हैं और ये एक फोर्स के ज़रिए जुड़े होते हैं, जिस फोर्स को हम क्या कहते हैं, वंडर वाल फोर्सेस। ठीक है। इसके अलावा जिन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को हमें समझाया कि ये किस तरह का होता है, ये ग्रेफाइट से कैसे हासिल होता है, इसकी डिस्कवरी जो है स्मेली, कर्ल और क्रोटो नामी कुछ साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो है हमें इसकी डिस्कवरी बताई। ठीक है, इन्होंने इसको डिस्कवर किया और इनको जो है 1996 में इनके वर्क की वजह से नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। ठीक है, आई थिंक आपको 11वां पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि फुलर ईम में जो आपको मैंने अभी डायाग्राम में मुख्तलिफ पॉलीगॉन्स दिखाई थी, ठीक है, हर पॉलीगॉन का जो कॉर्नर है वो कार्बन एटम को ज़ाहिर करता है। ठीक है, ये मुख्तलिफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल हो जाते हैं, लेकिन डायमंड और ग्रेफाइट जो है हल नहीं होते। इसके अलावा जो है फुलर ईन जो है ये एक दूसरे से भी इनको सेपरेट करवाया जा सकता है और इसके अलावा जो है इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी अलग करवाया जा सकता है। ठीक है, फिर मैंने कहा कि जो हमारा पास बकी मॉलिक्यूल था मेटल सेंटर में आ जाएगी और इसको सराउंड कौन करेगा, जो मैंने अभी आपको डायग्राम में बॉल दिखाई थी, ठीक है, उस बॉल में मेटल सेंटर में आ जाएगी और उसको सराउंड या इनक्लोज कौन करेगा, यही कार्बन एटम्स करेंगे। ठीक है, फिर मैंने कहा इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ ही मौजूद होती हैं, वो मैंने आपको बता दी। मैंने आपको बताया कि इसकी एप्लीकेशंस कहाँ पे हैं, मटेरियल साइंसेस में है। ठीक है, और इसके अलावा इसका मेडिसिन में जो है इस्तेमाल है। रूम टेम्परेचर पर कहते हैं कि ये बड़ी जो है इसकी जो C60 एटम्स हैं ये बड़े क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, और ये बाउंड होते हैं थ्रू अ वंडर वाल फोर्स। जिन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया और इसके स्ट्रक्चर को समझाया हमें, ठीक है, उनके नाम उसने बता दिए और उनको नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया 1996 में। तो आई थिंक अगर आप इस पूरे टॉपिक को पॉइंट्स और हेडिंग की सूरत में करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। ठीक है, तो फिर भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।